एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो प्रॉब्लम CSIR नेट के पेपर में आई थी उनको हमने डिस्कस किया था। एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर से जो तो देखते हैं कितने प्रॉब्लम हम सोल्व कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। इस वाले पोर्शन से जो क्वेश्चंस आए थे आई थिंक बहुत इजी थे, केवल थोड़ा सा किसमें कंसेप्ट यूज करना था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर 1 GeV पर सी स्क्वायर, ये है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल दी हुई है एंड इट्स एंटी पार्टिकल। तो एंटी पार्टिकल का रेस्ट मास होगा, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल हैव सेम रेस्ट मास, बोथ मूविंग द सेम स्पीड v produces a new particle x of mass 10 giga electron v in a head on collision। हेड ऑन कोलिजन का मतलब पहला पार्टिकल इधर आ रहा है v वेलोसिटी से, दूसरा पार्टिकल इधर आ रहा है v वेलोसिटी से, दोनों का रेस्ट मास सेम है। तो दोनों का m नोट कितना है वो दे रखा है 1 GeV पर सी स्क्वायर, राइट। 1 GeV पर सी स्क्वायर हमें दे रखा है रेस्ट मास। अब देखो अभी क्या बोल रहा है, हेड ऑन कोलिजन इन्होंने किया और ये पार्टिकल कोलैप्स होकर ये पार्टिकल तो खत्म हो गया, नया पार्टिकल बना x और इस नए पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी है वो है 10 GeV। नए पार्टिकल की टोटल एनर्जी है वो 10 G पर सी स्क्वायर, 10 GeV पर सी स्क्वायर। इस ओके 10 GeV पर स्क्वायर, ये रेस्ट मास एनर्जी का एक पार्टिकल जनरेट किया और ये रेस्ट में है, कोलाइड हो गए, रेस्ट में ये पार्टिकल रहेगा और उसकी एनर्जी 10 GeV पर सी स्क्वायर, यानी टोटल एनर्जी उसकी 10 GeV पर सी स्क्वायर ही रहेगी, क्योंकि ये हेड ऑन कोलिजन के बाद में ये पार्टिकल खत्म हो गए, उसकी जगह ये पार्टिकल बन गया और ये रेस्ट में है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो रेस्ट मास एनर्जी ये दिया हुआ है। तो ये पूछा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ V रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोड्यूस। अच्छा, ये रेस्ट मास एनर्जी दे रखी है इस पार्टिकल की और इसने कहा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ V रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूस दिस पार्टिकल। मिनिमम वेलोसिटी हमें देखनी है, तब हम कहेंगे कि ये अगर रेस्ट में है तब इसकी वेलोसिटी मिनिमम है, क्योंकि रेस्ट मास एनर्जी दे रखी है। रेस्ट मास अगर इसकी एनर्जी कुछ ज्यादा होती, रेस्ट मास एनर्जी से ज्यादा होती तो इसके पास कुछ और स्पीड आती, तो यहाँ से एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए मैं ये कहूंगा कि ये पार्टिकल जैसे ही प्रोड्यूस होता है इसकी स्पीड कितनी है, 0, तो सारी की सारी एनर्जी इसके पास है वो 10 GeV की एनर्जी रहेगी। ओके, तो 10 GeV का पार्टिकल प्रोड्यूस करना है, इसकी रेस्ट मास एनर्जी 1 GeV, इसकी रेस्ट मास एनर्जी 1 GeV, तो तुम्हें क्या चाहिए, टोटल एनर्जी 10 GeV चाहिए। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए 4, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं, तो 4 GeV काइनेटिक एनर्जी होनी इस पार्टिकल की, और इस पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी 4 GeV होनी चाहिए, ताकि 5 GeV और 5 GeV कोलाइड करेंगे, नया पार्टिकल बनेगा जिसका रेस्ट मास 10 GeV है और वो रेस्ट में रहेगा, तब मिनिमम होगी। अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा इस काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तब यहाँ पे ये पार्टिकल इस रेस्ट मास एनर्जी का पार्टिकल होगा और वो मूव भी करेगा, तो हमें इसको रेस्ट में रखना है तभी मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक पार्टिकल की वो कितनी होगी, 4 GeV। इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे काम करना है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि रेस्ट मास एनर्जी से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, और रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता है टोटल एनर्जी में से टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी, और यहां से हम क्या कहेंगे 4 GeV, ये काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखा है 4 GeV, और ये क्वांटिटी किसके बराबर आ जाएगी, टी स्क्वायर कॉमन m माइनस m नोट। ओके, और m नोट क्या है, m नोट ये m नोट कितना है, ये वाला, तो मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। अभी देखो
एम नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 GeV पर सी स्क्वायर है। अब 4 GeV पर सी स्क्वायर, 4 GeV पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रिलेटिविस्टिक मास, और माइनस ये रेस्ट मास है ही, तो यहाँ से एम नोट तुम्हारे पास बाहर आ जाएगा। एम नोट बाहर आएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, और ये आ जाएगा 4 GeV पर सी स्क्वायर, राइट। और एम नोट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी है, एम नोट की वैल्यू है 1 GeV पर सी स्क्वायर, तो यहाँ से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, GeV से GeV कैंसिल, और ये बचेगा तुम्हारे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहां से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और प्लस 1 5, और इसको हमें ध्यान में रखते हुए आगे करना है। यहां से जगह कर देता हूं, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये उसको उल्टा कर देते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, दैट इंप्लाइज 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 25, एंड देन माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 25 माइनस का 1, और दैट इज माइनस का 24 अपॉन 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो v इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना आएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 24 डिवाइड बाई 25 t, और अंडर रूट 24 डिवाइड बाई 25, तो 24 डिवाइड बाई 25 में थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ पे क्या मिलता है देखो, करते हैं 24 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 0.96, और 0.96 का स्क्वायर रूट लेता हूं तो 0.979 इज इक्वल टू 0.979। ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या है, वेस्ट क्लोज टू 0.83, ये नहीं होगा, 0.93 भी नहीं होगा, 0.98, यस इट इज अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, 0.98 के बराबर आंसर आएगा, और इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज व्हाट द रिएक्शन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस के प्लस प्लस एक्स, और ये बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये पूछा है कि बेरियन नंबर क्या होगा इस एक्स का बेरियन नंबर कितना होगा, दूसरा पूछा स्ट्रेंजनेस क्या होगी, और तीसरा पूछा थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन I3। तो देखो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में बेरियन नंबर भी कंजर्व रहता है, स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व रहती है, और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट भी कंजर्व रहता है। तो अब देखते हैं इस एक्स के लिए क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले बेरियन नंबर प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का भी 1, और यहां से प्रोटॉन का बेरियन नंबर कितना, प्रोटॉन बेरियन है, पायोन बेरियन नहीं है, तो इधर टोटल बेरियन नंबर 2, यहाँ पे यहाँ तक आया 1, इसको 2 बनाने के लिए एक्स का बेरियन नंबर होना पड़ेगा 1, बेरियन नंबर कितना होना पड़ेगा 1। नाउ सेकेंड हम चेक करते हैं स्ट्रेंजनेस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियन से ये नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल है, इनकी स्ट्रेंजनेस कितनी 0, इस साइड में स्ट्रेंजनेस 0, प्रोटॉन की स्ट्रेंजनेस 0, कायोन की स्ट्रेंजनेस होती है +1। तो इस एक्स की स्ट्रेंजनेस कंजर्व बनाने के लिए क्या होनी पड़ेगी -1, यानी B इक्वल टू तो हो गया 1, स्ट्रेंजनेस हो गई तुम्हारे पास -1, और लास्ट ऑप्शन और देखते हैं इसका I3। तो प्रोटॉन का I3 +1/2 प्लस न्यूट्रॉन का I3 वैल्यू -1/2, क्योंकि ये डबलेट स्टेट में पाया जाता है,
प्रोटॉन पे ज्यादा चार्ज होता है, इसको +1/2 मिलेगा, न्यूट्रॉन को -1/2 मिलेगा। यहाँ पे प्रोटॉन का 1 + 1/2, आयन K+ और K- और K0 डबलेट स्टेट में पाया जाता है, तो इसके पास भी +½ आएगा। और रिजल्टेंट इधर कितना है 0, हाफ और हाफ ये कितना है 0, तो इसको 0 बनाने के लिए ये 1 हो गया, 0 बनाने के लिए यहाँ पे ये कितना आना चाहिए -1। I3 की वैल्यू तुम्हारे पास आनी चाहिए -1। और इस तरीके से ये वाले प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए B = 1, S = -1 और I3 की वैल्यू -1, तो B = 1, S = -1 और I3 = -1, ये B ऑप्शन इसका सही होगा, आउट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये है एक कोबाल्ट 60C न्यूक्लियस बीटा डिकेज फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट Kp = 5+ टू ए स्टेट ऑफ निकल। ये तुम्हारे पास कोबाल्ट 60 है और 60 निकल में ये चेंज होता है, और इसकी Jp कितनी दे रखी है 4+। यहाँ पे डेल्टा J की वैल्यू देखो, बीटा डीके जब होता है तो क्या होता है, यहाँ पे ZXA ये Z +-1 YA, और अगर यहाँ पे Z+A होता है तो बीटा पार्टिकल निकलता है। अब ये बीटा प्लस या बीटा माइनस जो भी होगा, और साथ में न्यूट्रिनो, इन दोनों का पेयर निकलेगा। ओके, ये कन्वर्जन तुम्हारे पास है। यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस की स्पिन पेरिटी दे रखी है I+, तो इसकी स्पिन पेरिटी कितनी दे रखी है 4+, तो इसकी स्पिन पेरिटी कितनी होनी चाहिए, बीटा पार्टिकल और गामा की मिला के स्पिन होनी चाहिए 1, टोटल स्पिन होनी चाहिए 1 और पेरिटी होनी चाहिए पॉजिटिव। तब ये पेरिटी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा, और इसने ये कहा है कि फ्रॉम द एंगुलर मोमेंटम सिलेक्शन रूल, एंगुलर मोमेंटम सिलेक्शन रूल ये बताता है कि अगर बीटा पार्टिकल और गामा न्यूट्रिनो 0 एंगुलर मोमेंटम, इनका टोटल एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड एंगुलर मोमेंटम 0 है, इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम 0 है दोनों का मिला के, तब इसको बोलेंगे अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन। ओके, और अगर L इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब हम बोलेंगे कमाउ टेलर, कमाउ टेलर, सॉरी L इज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको बोलेंगे ऑर्बिटल ट्रांजिशन। तो हमें ये बताना है कि ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए। तो अलाउड होने के लिए L = 0 होना चाहिए, लेकिन J तुम्हारे पास कितना है, दोनों का मिला के 1 है, इसका मतलब S को कितना होना पड़ेगा, दोनों की रिजल्टेंट स्पिन प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रिनो और बीटा पार्टिकल की रिजल्टेंट स्पिन होनी चाहिए 1, तभी ये J की वैल्यू 1 आएगी, L = 0 आएगा। हमें अलाउड ट्रांजिशन चाहिए, इसके लिए L 0 होना पड़ेगा, और Jp - JD करेंट न्यूक्लियस JD Jp - JD that is given as 1। इसका मतलब ये तुम्हारे पास गामा न्यूट्रिनो और बीटा पार्टिकल, न्यूट्रिनो और बीटा पार्टिकल की कंबाइन स्पिन टोटल मोमेंटम 1 और पेरिटी आनी चाहिए। तो L = 0 होगा तो पेरिटी हो जाएगी, फाइन है, और S = 1 होगा तो L = 0 एंड S = 1 करस्पॉन्डिंग टू J = 1। और Jp की बात करें तो इनके लिए क्या आ जाएगी 1+ आ जाएगी, जो हमारे सिलेक्शन रूल को फॉलो करेगा। तो अलाउड ट्रांजिशन के लिए L = 0 होना पड़ेगा, और J की वैल्यू +1 लाने के लिए S को 1 होना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांजिशन होगा इसको हम कहेंगे, S की 2 वैल्यू पॉसिबल है, S = 0 और S = 1। तो S की वैल्यू 1 हो गई, S = 0 करस्पॉन्डिंग टू फर्मी ट्रांजिशन, और S = 1 इज करस्पॉन्डिंग टू गामा टेलर ट्रांजिशन। तो बेसिकली
ये अलाउड गामा टेलर ट्रांजिशन होगा और अलाउड गामा टेलर ट्रांजिशन के लिए L इक्वल टू 0 और S इक्वल टू 1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और वो है द Q वैल्यू ऑफ द अल्फा डीके 233 थोरियम टू ग्राउंड स्टेट। देखो ये थोरियम की ग्राउंड स्टेट है और यहाँ पे ये थोरियम अनस्टेबल है। यहाँ पे इसका ये तुम्हारे पास वैल्यू आएगी, ये एक्साइटेड स्टेट्स हैं और ये ग्राउंड स्टेट है। इसकी जो डॉटर न्यूक्लियाई है आर ए 228, ठीक है, ये 232 है। तो इसकी ग्राउंड स्टेट से इसकी ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, इसकी ग्राउंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है। तो जो Q वैल्यू आएगी अल्फा पार्टिकल की, यहाँ से तुम ये रिएक्शन लिखोगे 232 थोरियम कन्वर्टेड इनटू 228 Ra प्लस 2He4 प्लस Q वैल्यू। ये Q वैल्यू जो होती है वो मोस्ट ऑफ द Q वैल्यू, देखो ये Q वैल्यू इस डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के रूप में शेयर होती है, लेकिन ये डॉटर न्यूक्लियाई जो होता है वो सैंपल के अंदर ही रहता है, थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है और बाकी अल्फा पार्टिकल सैंपल से बाहर निकलता है। तो डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी। मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज शेयर्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। मोस्ट ऑफ द Q वैल्यू इज शेयर्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये जो ज्यादातर Q वैल्यू है वो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के रूप में शेयर करेंगे। और अगर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे लगा दें, क्योंकि बिफोर डिकेइंग कोई यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा था, रेस्ट में था न्यूक्लियस और उससे अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। तो बिफोर डिकेइंग पार्टिकल वाज इन रेस्ट, यानी मोमेंटम टोटल 0, तो आफ्टर डिकेइंग भी मोमेंटम क्या होगा 0। तो m अल्फा v अल्फा इज इक्वल टू m डॉटर v डॉटर, ये कंडीशन लगाए और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, Q वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और Q वैल्यू की जो फॉर्म आएगी, ये अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये अल्फा, वो किस फॉर्म में आएगी, तो Q इंटू 1 माइनस 4 अपॉन ए, फॉर्मूला मास नंबर की टर्म है और ए क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस का मास नंबर। तो यहाँ से तुम्हारे पास Q वैल्यू दी हुई है, कितनी है, Q वैल्यू हमें दी हुई है 4082 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन ए कितना है 232, दैट्स इट। तो हम सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, दोबारा से मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ और ये क्या मिल जाएगा, देखो 4/232 इक्वल टू 0.0712 1 माइनस, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 24082, तो ये मेरे पास आएगा 4012 के आसपास, 4012 ये आंसर आएगा। और ये आंसर तुम्हारे पास ऑप्शन डी में मैच हो रहा है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपने न्यूक्लियर फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे। अगर कोई प्रॉब्लम्स छूट गया हो तो हम अगली क्लास में उसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सॉल्यूशन के साथ हम अगली क्लास में आएंगे। थैंक यू।